Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about Black Coat Syndrome. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं और फिर इस टर्म के ऊपर आएंगे। देखिए, हाल फिलहाल में 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कंडक्ट कराई गई। दिस कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस कॉन्फ्रेंस में मेनली फोकस किया गया कि कैसे जुडिशियल प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए और पेंडेंसी ऑफ केसेस के प्रॉब्लम को फेस्ड बाय इंडियन जुडिशरी उसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि 3 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस जो हैं वो लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग हैं और वैसे ही हाई कोर्ट में भी 60 से 70 लाख केसेस पेंडिंग हैं। लाइकवाइज देयर आर केसेस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। तो इंडियन जुडिशरी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ तारीख पे तारीख। ये मैंने आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में पहले ही बताया था। तारीख पे तारीख सिंड्रोम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जुडिशरी is a problem as per इकोनॉमिक सर्वे 2018। तो तारीख पे तारीख वर्ड जो फेमस सनी देओल का डायलॉग है, ये आप अब लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन जुडिशरी, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे 2018 ने कहा, दैट वाज रीइटरेटेड बाय आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ऑल्सो, और उसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं इस करेंट कॉन्टेक्स्ट में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। शी सेड कि इंडियन जुडिशरी फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक कोट सिंड्रोम। क्या है ब्लैक कोट सिंड्रोम? तो बार बार एडजर्नमेंट्स के कारण, यानी कि हमेशा एक नई तारीख मिल जाती है, जो कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट्स के कारण जो केसेस का रिजोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी लंबा होता है। और यही कारण है कि अगर आम इंसान को, ऑर्डिनरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू गो टू अ कोर्ट रूम, अगर उसको कोर्ट कचहरी जाना पड़ गया फॉर सीकिंग जस्टिस, तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इसी को नाम दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ब्लैक कोट सिंड्रोम। जैसे हॉस्पिटल जाने से पहले लोगों का टेंशन बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसको उन्होंने कहा व्हाइट कोट सिंड्रोम। वैसे ही अगर कोर्ट कचहरी जाना पड़ जाए तो भी लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, ब्लैक कोट सिंड्रोम। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के मन में है कि अगर कोर्ट कचहरी जाना पड़ गया तो फिर काफी लंबे समय तक उसका चक्कर लगाना पड़ता है और जस्टिस हमें नहीं मिलता। तो ऐसे केस में द ब्लैक कोट सिंड्रोम रिफ्लेक्ट्स द reduced level of trust that common citizens are now having in the Indian judiciary system as far as the swift resolution of cases are concerned। और यही कारण है कि हमारे प्रेसिडेंट ने अर्ज किया है इंडियन जुडिशरी के हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट को, कि प्लीज डेवलप अ सिस्टम विच इंश्योर्स स्विफ्ट जस्टिस टू द ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तभी जाकर के जो उनका ट्रस्ट है इन द जुडिशियल सिस्टम वो वापस से रिपोज हो पाएगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में द प्रेसिडेंट सेड कि वैसे कई सारे अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं जो आने वाले टाइम में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन द कोर्ट्स को कट डाउन करेगा टाइम को, बट अभी भी अ लॉट नीड्स टू बी डन। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, जो नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लॉज हैं इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्डर वंस, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आईपीसी को रिप्लेस करते हुए भारतीय न्याय संहिता, इसको हमने डिस्कस किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि यहाँ पे कई सारे केसेस में जो हीनस केसेस हैं वहां पे फोकस किया गया है पूरा का पूरा जो एडजुडिकेटरी प्रोसेस है उसको टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व करने के लिए। तो भारतीय न्याय संहिता की अगर बात कर ली जाए या लोक अदालत की बात कर ली जाए, लोक अदालत कुछ दिनों पहले ही हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया, जहाँ पे जो पेटी केसेस हैं, नॉन कंपाउंडेबल जो केसेस हैं, जो जो पेटी केसेस हैं, चाहे वो सिविल मैटर्स के हों चाहे वो क्रिमिनल मैटर्स के सिंपल केसेस हों, पेटी केसेस जिसमें कोई मेजर इश्यूज ना हो, जिसको दो पार्टी आपस में नेगोशिएट करके रिजॉल्व कर सकती हो, ऐसे छोटे छोटे केसेस को लोक अदालत के थ्रू, यानी कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है।
तो प्रेसिडेंट लॉडेड सेवरल इनिशिएटिव जैसे कि भारतीय न्याय संहिता या लोक अदालत फॉर स्विफ्ट डिस्पोजल। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि द इनिशिएटिव्स ऑफ न्याय मित्र स्कीम इज ऑल्सो पॉजिटिव स्टेप इन दिस डायरेक्शन, बट मोर एक्शंस नीड्स टू बी टेकन। तो चूंकि भारतीय न्याय संहिता हम लोग देख चुके हैं, लोक अदालत के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में, यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे न्याय मित्र स्कीम के ऊपर। न्याय मित्र स्कीम ही लाइक लोक अदालत हैज बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द कोर्ट। स्पेशली वो केसेस को रिजॉल्व करने पे फोकस किया जाएगा अंडर न्याय मित्र स्कीम विच आर पेंडिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स बाय नाउ। 10 साल से ज़्यादा से पेंडिंग जो केसेस हैं उनको रिजॉल्व करने पे अब फोकस किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो रिटायर्ड जजेज हैं, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स, या फिर दोज इंडिविजुअल्स हु हैव वास्ट लीगल एक्सपीरियंस, सच इंडिविजुअल्स विल बी अपॉइंटेड एज न्याय मित्र, जस्टिस फ्रेंड उनको कहा जा सकता है। और इनका काम रहेगा कि इस तरह के केसेस में जहां पे पेंडेंसी 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है, उस केस में जो लिटिगेंट्स हैं यानी कि जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं, उनके बीच उनको वो लीगल काउंसल देंगे, उनको लीगल असिस्टेंस देंगे, एडवाइस देंगे, ताकि इस तरह के लिटिगेशंस को अब स्विफ्ट तरीके से आर्ग्यूमेंट दे करके और कंक्लूड किया जा सके। तो आप कह सकते हैं कि ये जो न्याय मित्र हैं वो एक इंटरमीडियरीज की तरह काम करेंगे बिटवीन कोर्ट एंड लिटिगेंट्स। वो जो दो लिटिगेंट पार्टीज हैं उनके बीच में भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में मदद करेंगे ताकि केसेस को स्विफ्ट तरीके से रिजॉल्व किया जा सके। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तारीख पे तारीख प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2018 को मेंशन कर सकते हैं। अब एक नया टर्म आपको मिल गया है, ब्लैक कोट सिंड्रोम। तो जब भी पेंडेंसी ऑफ केसेस का प्रॉब्लम पे सवाल आए विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन जुडिशरी, तो इन टर्म्स के साथ आप अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या कंक्लूजन में भी इनको मेंशन कर सकते हैं। रिमेंबर, व्हाइट कोट सिंड्रोम टर्म हैज बीन गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा न्याय मित्र स्कीम, या फिर अगर इनिशिएटिव्स पूछा जाए कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो उसमें भारतीय न्याय संहिता, लोक अदालत, न्याय मित्र स्कीम, इन सबको आप मेंशन कर सकते हैं। न्याय मित्र स्कीम के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट्स। This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, also important from GS paper 2 Indian polity point of view. Deception detection tests ये साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं जिनके मदद से किसी क्रिमिनल को एनालाइज किया जा सकता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स जिसके ऊपर एलिगेशन है किसी क्राइम के, ऐसे लोगों से इंटरोगेशन करती है हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे कि सीबीआई या पुलिस। तो ये जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स हैं ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इसको पता करने के लिए देयर आर साइंटिफिक मेथड्स ऑल्सो। इन साइंटिफिक प्रोसीजर्स को कलेक्टिवली कहा जाता है डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। ये मेनली 3 तरह के टेस्ट होते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को एनालिसिस एंड ब्रेन मैपिंग। हाल फिलहाल में ये आर्टिकल क्यों आया द हिंदू में आज के दिन? क्योंकि हाल फिलहाल में सीबीआई ने सेकेंड राउंड ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया है ऑन 7 पीपल इन कनेक्शन विद द कोलकाता रेप एंड मर्डर केस ऑफ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है ये तीनों टेस्ट जिनको हम लोग कहते हैं डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। तो उसमें सबसे पहले है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट के अंतर्गत जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल है जिसको हमें जज करना है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसके इंपॉर्टेंट वाइटल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। जैसे हार्ट बीट के लिए कार्डियो कफ्स लगा दिए जाते हैं ऐसे। इसकी मदद से ब्लड प्रेशर, ऐसे एक आर्म के अराउंड ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता है। उसके अलावा स्किन रेस्पॉन्सेस को मेजर करने के लिए कि स्वेटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए भी सिस्टम्स होते हैं जो स्वेटिंग को
डिटेक्ट कर सकते हैं, इवन माइन्यूट स्केल ऑफ स्वेटिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है या एक एक से उसमें एब्रप्ट चेंजेज आता है, पल्स रेट में क्या एब्रप्ट चेंजेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब कुछ टेस्ट करता है एक साथ पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि अगर एक इंसान झूठ बोलता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रश्न के लिए, अगर जवाब देते वक्त वो झूठ बोलता है, तो इन सारे जो वाइटल्स सिम्टम्स हैं इंसान के, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, उसमें एक छोटा सा एब्रप्ट चेंज जरूर आता है, थोड़ा बहुत स्वेटिंग जरूर होता है। उसको टेस्ट करके फिर पॉलीग्राफ टेस्ट के थ्रू पता किया जाता है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ। इसी को कहा जाता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो अगर झूठ बोलेगा कोई इंसान तो उस मोमेंट उसके जो हार्ट बीट है वहां पे थोड़े से एब्रप्ट चेंजेस आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ सकते हैं। उसी को डिटेक्ट करके फिर सच और झूठ के बीच का अंतर पता करने की कोशिश की जाती है। फिर दूसरा होता है नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस में द सस्पेक्टेड क्रिमिनल इज इंजेक्टेड विथ अ ड्रग जिसका नाम है सोडियम पेंटोथल। ये सोडियम पेंटोथल वही ड्रग्स है, ये वही एंटिटी है, केमिकल है, जो एनेस्थीसिया की तरह इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस। इसको ट्रुथ सीरम भी कहते हैं, क्योंकि एक बार अगर इंसान को सोडियम पेंटोथल दे दिया गया तो वो थोड़ा सा हिप्नोटाइज हो जाता है, सीडेटेड स्टेट में पहुंच जाता है, और ऐसे मेंटल स्टेट में पॉसिबिलिटी है कि वो झूठ कम बोले या झूठ ना बोले और कई सारे नए ट्रुथ को डाइवल्ज कर दे। कैसे इंसान शराब पी लेता है और सच बोलने लगता है, आप सुनते हैं, राइट? वैसे ही, क्योंकि उस केस में उसका जो झूठ बोलने की एबिलिटी है वो काफी हद तक लिमिट हो जाती है, क्योंकि ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो काफी हद तक लिमिटेड हो जाती है। वो सीडेटेड स्टेट में, आधे नशे में जो पहुंच गया है, आधे होश में आधे नशे में, तो वैसे हालत में उसकी सच्चाई बोलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी आइडिया का इस्तेमाल किया जाता है नार्को एनालिसिस, जब एक सस्पेक्टेड क्रिमिनल को दिया जाता है सोडियम पेंटोथल, उसको सीडेटेड स्टेट में पहुंचा करके और फिर उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की जाती है। तीसरा होता है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग में ब्रेन के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज चल रहे हैं, जिनको हम लोग ब्रेन वेव्स भी कहते हैं, उनको डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है विद इलेक्ट्रोड्स। तो ब्रेन के अराउंड इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं। ब्रेन मैपिंग जो टेस्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि अगर एक इंसान को एक्सपोज किया जाए टू अ फेमिलियर स्टिमुलाई। फेमिलियर स्टिमुलाई का मतलब है कि पहले से वो चीज देख चुका है, अगर वो पहले से उस इंसान को जानता है, पहले से किसी एंटिटी को जानता है, और दोबारा से आप उसके सामने वो लाएंगे, तो उसके दिमाग में एक अजीब सा एक ब्रेन के अंदर वेव क्रिएट होगा, डिस्टिंक्टिंग ब्रेन वेव क्रिएट होगा, और इसी को टेस्ट करने की कोशिश की जाती है विद ब्रेन मैपिंग। मैं समझा देता हूं, फिर मैं आपको इसकी मदद से स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन का क्या महत्व है वो भी समझा दूंगा। देखिए, मान लीजिए कि एक क्रिमिनल ने किसी का मर्डर किया है और पुलिस के सामने वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो इस इंसान को जानता ही नहीं, मैं, आप किस मर्डर की बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। नाम लेकर के अगर पुलिस पूछ रही है कि आपने मिस्टर एक्स का मर्डर किया है, तो क्रिमिनल कह रहा है कि मैं तो मिस्टर एक्स को जानता ही नहीं, कौन मिस्टर एक्स? और पुलिस जैसे ही मिस्टर एक्स का फोटो उस क्रिमिनल के सामने रखेगी, जो कि वो जानता है उस मिस्टर एक्स को, उसके उस सस्पेक्टेड क्रिमिनल के ब्रेन के अंदर एक अजीब तरह के वेव्स क्रिएट होंगे, क्योंकि द क्रिमिनल हैज बीन एक्सपोज्ड टू अ फेमिलियर स्टिमुलाई। वो पहले से उसको जानता था और वापस से उसकी इमेज को, मिस्टर एक्स की इमेज को सामने रखा गया, तो एक ब्रेन के अंदर वेव क्रिएट होगा, और वो डिस्टिंक्टिव ब्रेन वेव को डिटेक्ट करके समझ लिया जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये कह रहा है कि ये मिस्टर एक्स को नहीं जानता, जबकि इसके ब्रेन के अंदर जो वेव्स क्रिएट हुए हैं ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि ये मिस्टर एक्स को पहले से जानता है। अब यही समझिए, रिवीजन में भी यही होता है। आप लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ के तो भूल जा रहा हूं, तो फायदा क्या है कोई भी चीज पढ़ने का, मैं पढ़ता हूं भूल जाता हूं। लेकिन एक बार दिमाग में अगर किसी आइडिया के लिए, किसी एंटिटी के लिए ब्रेन वेव क्रिएट हुआ है, वापस से वो डाइल्यूट हो सकता है, वीक हो सकता है, पूरी तरीके से गायब नहीं हो सकता। तो जब दोबारा आप रिवीजन करते हैं तो वो वापस से उस तरीके के ब्रेन वेव्स क्रिएट होते हैं, वो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज वापस से उस आइडिया के अराउंड क्रिएट होती है।
तीसरी बार रिवीजन करते हैं तो वापस से न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज या ब्रेन वेव उस आइडिया के अराउंड क्रिएट होती है, और 3 4 5 बार के बाद वो आइडिया जो है वो स्ट्रांग बने रहते हैं, वो ब्रेन वेव से स्ट्रांग बने रहते हैं, दे डोंट गेट वीकेंड। तो इस तरीके से आई जस्ट होप कि आपको रिवीजन का महत्व समझ आ रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं करंट अफेयर्स को लेकर के कि एक बार चीजों को ध्यान से सुनिए ताकि ब्रेन वेव अच्छा खासा क्रिएट हो, और फिर उसको धीरे धीरे वीकेंड होने दीजिए, नो प्रॉब्लम। जब अंत में मैं प्रीलिम्स से पहले रिवाइज कराऊंगा, 3 महीने पहले जब मैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा, देन थिंग्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर इन योर हेड एंड यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस इट इन द एग्जाम। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड आवर रिविजन प्रोसेस एंड स्टिक टू द प्लान, डोंट गेट टर्बुलेंट। नाउ कम बैक टू द डिस्कशन। डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट 3 तरीके के, पॉलीग्राफ टेस्ट ऑल्सो नोन एज लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को एनालिसिस जिसमें सोडियम पेंटाथॉल नाम का सीरम इंजेक्ट किया जाता है, एंड ब्रेन मैपिंग जिसमें न्यूरोलॉजिकल ब्रेन वेव्स को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि वेदर द पर्सन हैज बीन एक्सपोज टू द सिमिलर काइंड ऑफ स्टिमुलाई इन द पास्ट और नॉट। अब अगर एफिकेसी की बात की जाए ऑफ दीज टेस्ट्स, तो देखिए एफिकेसी यानी कि कितना सही है कितना गलत है, इसको लेकर के हमेशा से ही डिस्प्यूट रहा है अमंग्स द मेडिकल फील्ड एक्सपर्ट्स। खासकर ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है इसमें कई सारे केसेस में फॉल्स रिजल्ट्स आने की भी पॉसिबिलिटीज देखी गई हैं, फॉल्स रिजल्ट्स देखी गई हैं कि इंसान बोल रहा है सच लेकिन दिख जाता है झूठ, इंसान बोल रहा है झूठ यहाँ पे सिस्टम में दिख जाता है सच। उसके अलावा इन द पास्ट इट हैज बीन ऑल्सो सीन कि इंडिविजुअल्स कैन ट्रेन देमसेल्फ टू बीट दिस पॉलीग्राफ टेस्ट। वो बार बार ट्रेनिंग करके अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर सकता है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट को बीट कर ले, उसी प्रश्न को बार बार अपने आप से पूछे और अपने हार्ट बीट को वो स्टेबल बनाए रखने की कोशिश करे। मूवी भी थी सनी देओल की इसके ऊपर, अब इरफान खान और सनी देओल की, राइट या रॉन्ग, जिसमें इट हैज बीन शोन कि हाउ सनी देओल हैज बीटन दिस लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो ऐसा है कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फिल्म में है इसलिए दिखा दिया गया है, इट हैज बीन एक्चुअली फाउंड कि दिस लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट कुड बी बीटन थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। सो दैट इज व्हाई द एफिकेसी ऑफ सच डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट रिमेन्स क्वेश्चनेबल। सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू सच टेस्ट? तो सुप्रीम कोर्ट इन इट्स 2010 जजमेंट इन अ केस नोन एज सेल्वी केस, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू सच डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। पहला, दिस टेस्ट और सच टेस्ट मस्ट बी अप्लाइड ओनली थ्रू वॉलेंट्री यूज, मतलब जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल है उसका कंसेंट जरूरी है फॉर एप्लीकेशन ऑफ सच टेस्ट, बिना उसके कंसेंट के ये टेस्ट नहीं होना चाहिए। व्हाई सच कंसेंट इज नीडेड? बिकॉज इट इज इन लाइन विथ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक फंडामेंटल राइट है, आपने जरूर पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी में, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मीन्स एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी फोर्स्ड टू गिव evidences against himself or herself. In criminal matters, you cannot be forced to give evidences against yourself. And forceful application of this deception detection test could be considered as violation of Article 20, subclause 3. तीसरा, as far as the results of such tests are concerned, they are not directly admissible as evidence in court of law. उनको एविडेंस की तरह नहीं माना जाता है। हाँ, फिर फायदा क्या हुआ डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट करने का? तो इससे जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको कुछ नया एविडेंस मिल सकता है। हो सकता है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट में ये इंसान कुछ बोल बैठे कि हाँ मैंने नाइफ वहाँ छुपाया है, चाकू मार करके मर्डर करके मैंने वहाँ छुपाया है, या बंदूक कैसे छुपाई है, कुछ भी अगर ऐसा इंफॉर्मेशन वो डाइवर्ज कर दे जिसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा और सपोर्ट मिल जाए, और कोई अगर नया एविडेंस सामने आए और नया एविडेंस को अलग से कोरोबोरेट किया जा सके, मतलब अलग से उसको प्रूव किया जा सके कि ये ट्रुथ है, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सच डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, उसको अलग से साबित किया जा सके कि देखिए ये बंदूक के ऊपर फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं इस इंसान के, तो अलग से कोरोबोरेट किया जा सके अगर, देन सच एविडेंसेस कुड बी एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो मैं फिर से बता दूं, देयर आर सेवरल मेनली 3 साइंस बेस्ड
detection tests in order to detect whether a suspected criminal is telling a lie or truth, but such their efficacies are still disputed, and that is why सेल्वी केस 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो one individual could not be forced to self-incriminate, which is his or her fundamental right. That is why such tests should be applied only on voluntary basis, मतलब कंसेंट के बाद ही होना चाहिए of the suspected criminal, and the evidences directly collected through such test cannot be seen or admissible in court of law. But हाँ, इस टेस्ट के थ्रू अगर कोई नया एविडेंस मिलता है विच कुड बी सेपरेटली कोरोबोरेटेड, देन दैट कैन बी एक्सेप्टेड इन कोर्ट ऑफ लॉ एज एविडेंस। ये आर्टिकल कहता है कि भारत के अंदर सच डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट का आजकल इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है बाय आवर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट्स कॉशनरी स्टांस। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये सरकास्टिक इमेज यहाँ रखा गया है कि हु केयर्स अबाउट द कंसेंट, हु केयर्स अबाउट योर कंसेंट और सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन नार्को टेस्ट। पुलिस और डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से सरकास्टिक तरीके से ये इमेज डाला गया है। भारत के अंदर डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट का यूज ज़्यादा बढ़ रहा है, जबकि दुनिया के बाकी देशों में दीज डेज सच टेस्ट आर नाउ नॉट बीइंग वाइडली यूज्ड, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है। बट केसेस को रिजॉल्व करना टाइम बाउंड फैशन में, स्पेशली इन सच अ ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया, और वो भी इस तरह के केसेस जहाँ पे लोगों का इमोशन भी इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ा है और जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है, इस तरह के केसेस को स्विफ्ट फैशन में रिजॉल्व करना इन ऑर्डर टू रिपोज द फेथ ऑफ पीपल इन द जुडिशियल सिस्टम एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज। ऐसे केसेस में तो इस तरह के डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, तब तो टाइम बाउंड फैशन में इस तरह के केसेस रिजॉल्व हो पाएंगे। अदरवाइज लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा, लोगों का ट्रस्ट जुडिशियल सिस्टम में खत्म होता जाएगा, एंड दैट विल लीड टू मोर केओस इन द सोसाइटी। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बायो E3 पॉलिसी रिसेंटली ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। बायो E3 पॉलिसी समझते हैं ये है क्या। इट स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, शॉर्ट में बायो E3 पॉलिसी। इस बायो E3 पॉलिसी की मदद से इंजाइम्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, मतलब बायोलॉजिकल केमिकल्स डेवलप किए जाएंगे, इंजाइम्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे जो हेल्प करेंगे सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट्स एस्टैब्लिश करने में। तो पिछले महीने ही हमने बायो एथेनॉल प्लांट्स की अलग अलग कैटेगरीज को देखा था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ये 4 तरह के बायो एथेनॉल प्लांट्स जो हैं ये प्रोड्यूस तो एथेनॉल ही करते हैं, बट अपने फीड स्टॉक के बेसिस पे, यानी कि इनपुट वो क्या ले रहे हैं उसके बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया गया एज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन के बायो एथेनॉल प्लांट्स हैं दे टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सीरियल, स्टार्च, शुगर, ऑयल, क्रॉप्स etc। तो इसमें क्या होता है कि सिंस दे आर टेकिंग द फीड स्टॉक्स विच आर एडिबल, खाने पीने की चीजों को फीड स्टॉक्स की तरह वो ले रहे हैं, सच काइंड ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी स्टेबल और सस्टेनेबल। क्यों? क्योंकि वैसे ही जब फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग खराब है, फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ऐसे केस में अगर हम लोग खाने पीने की चीजों को इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, दैट इज अ जनरल आइडिया। सो एडिबल सोर्सेस आर बेसिकली यूज्ड फॉर conversion into ethanol in first generation bioethanol plants, not a good strategy considering the problem of food insecurity। तो इससे बेहतर है सेकेंड जनरेशन वाले। इसमें इनपुट के तौर पे दिया जाता है जो फीड स्टॉक, वो होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, वुड, ग्रास, फॉरेस्ट एंड स्पेशली जो एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टबल बच जाता है, जो फसल का निचला हिस्सा खेतों में रह जाता है, जिसको कई दफा पंजाब हरियाणा के फार्मर्स जला देते हैं, स्टबल बर्निंग जिसको कहते हैं, ताकि अपने खेतों को क्लियर कर पाए फॉर द नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन। ये मेनली होता है खारिफ क्रॉप्स के स्टबल को बर्न कर दिया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, ताकि वो राबी क्रॉप के लिए अपनी
खेतों को तैयार कर पाए। ये जो स्टबल बर्निंग है उससे बहुत सारा कार्बन रेसिड्यू जनरेट होता है जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंड हो जाता है, एटमॉस्फेरिक एयर में सस्पेंड हो जाता है और फिर आसपास का एयर क्वालिटी को वो पॉल्यूट करता है। तो दिल्ली के अंदर सर्दी के दिनों में जो एयर क्वालिटी खराब होती है उसके पीछे पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स का स्टबल बर्निंग टू प्रिपेयर देयर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो स्टबल जो होता है, जो हार्वेस्ट के बाद जो निचला हिस्सा क्रॉप का बच जाता है, इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है इन सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट फॉर देयर कन्वर्जन इनटू एथेनॉल। सो दैट इज हाउ वी कैन हैव अ डबल बेनिफिट ऑफ सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट। एक तो एथेनॉल प्रोडक्शन होगा, दूसरा ये जो स्टबल बर्निंग के कारण एयर पॉल्यूशन होता है वो एड्रेस होगा, तीसरा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या म्युनिसिपल वेस्ट होता है वो भी हम लोग उसको एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने में, यानी कि वेस्टेज को मिनिमाइज करने में और उसके यूजेस को मैक्सिमाइज करने में ये जो बायो ईथरी पॉलिसी का गोल है टू प्रमोट सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट्स, वो काफी सक्सेसफुल हो सकता है। तो मैं एक बार रिवाइज करा दूं, बायो ईथरी पॉलिसी है, भारत सरकार की नई पॉलिसी है। इसकी मदद से एंजाइम्स बनाए जाएंगे, ऐसे बायोलॉजिकल केमिकल्स बनाए जाएंगे जो सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट्स को लगाने में मदद करेंगे। सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट्स वो होते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, म्युनिसिपल वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं एज फीड स्टॉक टू कन्वर्ट देम इनटू एथेनॉल। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में दे आर कंसिडर टू बी बेटर, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में नॉर्मली ह्यूमन सीरियल्स या एडिबल सोर्सेज आर यूज्ड एज फीड स्टॉक। जब बात चल रही है फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट की, तो थर्ड और फोर्थ जनरेशन की भी बात कर लेते हैं। थर्ड जनरेशन में एल्गीज का इस्तेमाल किया जाता है टू कन्वर्ट देम इनटू एथेनॉल। फोर्थ जनरेशन में जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गीज का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी ये दोनों जो है वो कॉन्सेप्ट लेवल पे है, इनका बहुत ज़्यादा कोई कॉमर्शियल एप्लीकेशन अभी तक है नहीं, बट सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रहे हैं और उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई है बायो ई3 पॉलिसी। तो एथेनॉल प्रोडक्शन आखिर हमें बढ़ाना ही क्यों है? एथेनॉल प्रोडक्शन हमें इसलिए बढ़ाना है ताकि हम अपना E20 पेट्रोल का जो टारगेट है अंडर एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पूरा कर पाए। व्हाट इज E20 पेट्रोल? E20 पेट्रोल का जो टारगेट है एज पर एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत 2025 से जो भी पेट्रोल बिकेगा पेट्रोल पंप्स पे, उसमें 80% पेट्रोल होना चाहिए, 20% एथेनॉल मिक्स होना चाहिए। इससे पेट्रोल की रिक्वायरमेंट या डिमांड कम होगी, जिससे हमारा इंपोर्ट रिक्वायरमेंट ऑफ क्रूड ऑयल वो थोड़ा कम होगा। साथ ही साथ जो फ्यूल है E20 फ्यूल, जिसमें 80% पेट्रोल है, 20% एथेनॉल है, ये क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है एज कंपेयर टू 100% पेट्रोल। तो इससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम होगा और क्रूड ऑयल की इंपोर्ट भी कम होगी, फॉरेक्स रिजर्व सेविंग भी होगी। सो दैट इज द गोल ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, जिसमें हम लोग 20% एथेनॉल को मिक्स करेंगे पेट्रोल के साथ। तो अब जब ये E20 गोल को अगर हमें मीट करना है, 20% एथेनॉल को ब्लेंड करना है पेट्रोल के साथ, ऑल द पेट्रोल बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, तो हमें एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। बट एथेनॉल का प्रोडक्शन फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल प्लांट्स के साथ अगर बढ़ाया जाए तो वो एक वाइज फैसला नहीं होगा। इसीलिए सरकार जो है वो सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट्स को सपोर्ट कर रही है और सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट को सपोर्ट करने के लिए ही लाया गया है ये बायो E3 पॉलिसी। अब अगर असम के अंदर अगर बात की जाए तो असम के अंदर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का जो रिफाइनरी है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी NRL, उसका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उसकी कैपेसिटी को, नुमालीगढ़ रिफाइनरी की कैपेसिटी को 3 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम से इंक्रीज करके 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम कर दिया जाएगा। मतलब 3 गुना कैपेसिटी इंक्रीज की जा रही है ऑफ दिस नुमालीगढ़ रिफाइनरी। उसी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है सेकेंड जनरेशन बायो रिफाइनरी स्टैब्लिश करना, तो जिसमें गोल है सेकेंड जनरेशन बायो रिफाइनरी का जो स्टैब्लिशमेंट का गोल है वो उम्मीद है कि इसी महीने तक पूरा हो जाएगा। तो दैट इज वन पॉजिटिव थिंग फ्रॉम असम नुमालीगढ़ रिफाइनरी। इस टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियन MSME लूजिंग ग्राउंड
due to Chinese products. This topic is important from our syllabus, GS paper 3 Indian economy point of view. MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, दे आर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस ऑफ आवर कंट्री। एमएसएमई, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आएंगी, उनको डिफाइन किया गया है एज पर अ लॉ जिसका नाम है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006। तो कैटेगराइजेशन जरा देखते हैं। माइक्रो इंटरप्राइजेस वो होंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हों या सर्विस सेक्टर के हों, जिनका इन्वेस्टमेंट ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। स्मॉल इंटरप्राइजेस वो होंगे जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। मीडियम इंटरप्राइजेस जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है और टर्नओवर 250 करोड़ से कम है। ये एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन है ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर। अर्लियर, इस कानून से पहले जब एमएसएमई का सेग्रीगेशन किया गया था तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कैटेगराइजेशंस अलग थे और सर्विस सेक्टर के लिए अलग थे। अब दोनों के लिए यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे कम से कम रटने में आसानी है। एमएसएमई इज कैटेगराइज्ड एज पर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006। एमएसएमईज की बात की जाए तो दे हैव इमेंसली हाई कंट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस फॉर इंडियन इकोनॉमी। लगभग 30% तक वो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर ली जाए तो 36% के आसपास उनका कंट्रीब्यूशन है। एमएसएमई का खासकर बात किया जाए अगर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में, तो काफी हद तक योगदान है। रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एमएसएमई ज्यादा हेल्पफुल है एज कंपेयर टू लार्ज कॉर्पोरेट्स। साथ ही साथ जो एससी एसटी कम्युनिटीज हैं उनमें आप देखेंगे कि ज्यादातर जो है वो एमएसएमईज जो भी हैं 66% तक दे आर बीइंग रन बाय एससी एसटी कम्युनिटी। तो रीजनल डिवाइड की बात की जाए या सोशल डिवाइड की बात की जाए समाज के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर रीजनल डिवाइड यानी कि अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में इनइक्वालिटी, और सोशल डिवाइड यानी कि अलग अलग क्लासेस के बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको काफी हद तक ब्रिज करने में हेल्पफुल है, इफेक्टिव है एमएसएमई सेक्टर। रूरल एरियाज में ज्यादा है एमएसएमई सेक्टर एज कंपेयर टू द कॉर्पोरेट्स या लार्ज बिजनेसेस का इम्पैक्ट, और एससी एसटी कम्युनिटीज लगभग 66% तक जो एमएसएमईज हैं उनको हेड करते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी खूब करता है एमएसएमई सेक्टर। आफ्टर एग्रीकल्चर इट इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर and it employs about 40% of all workforce of the country. तो ये सब disproportionately high contribution है MSME sector का as compared to its overall size in terms of investment या turnover. But MSMEs face several challenges also. Financial constraints हैं, उनको timely क्रेडिट नहीं मिल पाता है फ्रॉम द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम्स जैसे कि बैंक या एनबीएफसीज। लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन, मोस्ट ऑफ देम आर ऑपरेटिंग एज इनफॉर्मल यूनिट्स। जैसे कोई साइकिल मैन्युफैक्चरिंग की दुकान है या रिपेयर की, बाइक रिपेयर की दुकान है, सच सेक्टर्स वुड कम एट या सच एंटरप्राइजेस वुड कम एज small enterprises या micro enterprises. Most of them are running as informal sector. That is why they don't get benefit of GST system, जहाँ पे उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह मिल पाए। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये मैं आपको क्लास में सिखा दूंगा। टेक्नोलॉजी वाइज दे आर क्वाइट बैकवर्ड, दे डोंट यूज अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज। दैट इज वाई आजकल जो इनका एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड धीरे धीरे घट रहा है। स्किल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लो स्किल्ड वर्कर्स आर मेनली वर्किंग इन एमएसएमई सेक्टर। और भारत के जो एमएसएमईज हैं उनके लिए एक नया चैलेंज निकल करके आ रहा है, डंपिंग ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम चाइना। तो डंपिंग का कॉन्सेप्ट हमने सैटरडे के एनालिसिस में देखा था। चाइना से होने वाले जो इंपोर्ट सर्ज है या फ्लडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम, अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडियन एमएसएमई। चाइनीज गुड्स आर गेटिंग फ्लडेड इन इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि अम्ब्रेलाज, ग्लासवेयर, कटलरी प्रोडक्ट्स, हैंडबैग, कॉस्मेटिक्स। और कुछ कुछ सेक्टर्स में तो जैसे कि अम्ब्रेलाज, आर्टिफिशियल फ्लावर, ह्यूमन हेयर विक्स, इसमें तो 90% ऑफ द मार्केट शेयर इज नाउ हेल्ड बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स। दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया ओवरऑल। यही है ये आर्टिकल का मेन कंसर्न, इंडियन एमएसएमई लूजिंग ग्राउंड आज चाइनीज गुड्स फ्लड मार्केट। 90% से भी ज्यादा शेयर ले रखा है एमएसएमईज ने कुछ कुछ एरियाज में, और ये कंसर्न की बात है फॉर इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि
Chinese products are displacing local production. First of all, that is a concern, and overall, it is challenge to India's economic sovereignty. तो एक नया टर्म आया इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, चैलेंज टू इंडियाज इकोनॉमिक सोवरेनिटी. नॉर्मली तो सोवरेनिटी इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ पॉलिटी, बट इकोनॉमिक सोवरेनिटी एक टर्म है, तो हम लोग यहाँ इस्तेमाल किया गया है इस आर्टिकल में. हम लोग भी अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करेंगे. इकोनॉमिक सोवरेनिटी इज मेनली एन आइडिया अराउंड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी. आत्मनिर्भरता, जहां पे एक देश इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा दूसरे देशों पे डिपेंडेंट ना हो, तब ऐसी स्थिति को कहा जाता है इकोनॉमिक सोवरेनिटी. और भारत की इकोनॉमिक सोवरेनिटी इज अंडर थ्रेट एज पर दिस आर्टिकल बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स. एक तो ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन चाइनीज इंपोर्ट. कई सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडियन इकोनॉमी को फ्लड कर रहे हैं, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग इज डाइंग डाउन. और जब लोकल बिजनेसेस इस फील्ड में बंद हो जाएंगे तो विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन चाइनीज इंपोर्ट. दूसरा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एनर्जी बेस्ड, क्रूड ऑयल, कोल, उसमें तो हम लोग पेरेनियली डिपेंडेंट हैं अपॉन इंपोर्ट. तो वहां पे तो हमारी सोवरेनिटी काफी हद तक, इकोनॉमिक सोवरेनिटी की हम बात कर रहे हैं, लिमिटेड है ही. और चाइनीज इंपोर्ट के ऊपर जो हम अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं वो हमारी इकोनॉमिक सोवरेनिटी को और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दिया है. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन ईयर 2023. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इसमें प्रायोरिटी सेक्टर वाला जो एरिया है, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ है, इकोनॉमी की क्लास में, जब मैं क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल पढ़ाता हूं तो वहां का कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना है. बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया ही. ऑन दिस बेसिस यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ये मेंस क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने साल 2023 में पूछा था विद रिस्पेक्ट टू एमएसएमई सेक्टर. आप इस डिस्कशन के बेसिस पे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. इफ नीडेड प्लीज रीड द हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट इट. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नामीबिया प्लानिंग टू कॉल हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. ये जो आइडिया है वो एसए पेपर में या जीएस पेपर 4 एनवायरमेंटल एथिक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है. एथिक्स पे जब पेपर में जब भी प्रश्न आए एनवायरमेंट कंसर्न से रिलेटेड, वहां पे आप इस आइडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए, नामीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है, सदर्न रीजन में है ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. वहां पे फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम चल रही है बिकॉज ऑफ ड्रॉट फेस्ड बाय नामीबिया सिंस अक्टूबर 2023 ओनली. पिछले साल से ही वहां पे ड्रॉट के कंडीशंस हैं, वहां पे इस कारण से फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम चल रही है. एंड नाउ नामीबियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड to go for culling of hundreds of wild animals including elephants and hippopotamuses, जिनके मीट का इस्तेमाल किया जाएगा in order to make up for the shortage of food supply. नामीबिया की सरकार का कहना है कि this measure is now necessary in order to bring down human suffering and maintain a balance in the ecosystem. Otherwise, animal population is flourishing when humans are suffering and their population is dwindling. तो एक बैलेंस बनाने के लिए ये killing of 100 of animals including elephants and hippopotamuses are now important. एथिक्स पेपर में कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो एथिक्स पेपर में बार बार हमने चर्चा की है कि द प्रॉब्लम अराउंड आवर आइडिया ऑफ एथिक्स इज दैट all our understanding of ethicality is anthropocentric, मतलब around human interest. हम लोग क्या सही है क्या गलत है, in ethics we try to evaluate this only, what ought to be, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही क्या गलत. But all such analysis, all such discussions revolve around human interest only. उसी को कहा गया है anthropocentric. तो that is the biggest criticism of ethics as a subject itself. We need to widen its domain and we need to take it to the level of biocracy that we discussed in the class. The idea of biocracy, where genuine interest of each and every living entity of our ecosystem must be protected. Political science students, याद कीजिए मैंने आपको सोफिस्ट थिंकर प्रोटागोरस के बारे में बताया था, जहां पे उसने कोट दिया था मैन इज मेजर ऑफ ऑल थिंग्स. अगेन इन दिस पर्टिकुलर केस इट प्रूव्स टू बी राइट. तो ये आइडिया आपको लिखना होगा एसए पेपर में. एसए में कई बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अल्टीमेटली ऑल एक्शंस आर इवैल्यूएटेड एज पर द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमंस ओनली. सो वी आर स्टिल इन दैट सोफिस्ट माइंडसेट, चाहे हम कुछ भी कहें. हॉब्स जो थिंकर, जो आप कह सकते हैं लिबरलिज्म के फाउंडेशन को ले डाउन करता है, हमने क्लास में देखा. उसका कोट याद कीजिए, इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन इज कोर कंसर्न ऑफ मैन. मैन इज नास्टी, सेल्फिश, ब्रूटल. ट्रूथ इज फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. यानी कि हम जो भी करें, अच्छा कहें बुरा करें, ये
डिपेंड करता है किस इकोसिस्टम में हम हैं। हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं जब माहौल अच्छा है, खाने पीने को सब अच्छी अच्छी चीजें हैं, हमारे आसपास में हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, देन वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट बिगर थिंग्स। बट व्हेन इट कम्स टू threat on our survival, we show the instinctive tendency of self preservation, and then we show our true nature, which is nasty, selfish, brutal. This is what Hobbes said. Again, you can link this current development of Namibia with the particular idea of Hobbes ki instinctive tendency of survival, self preservation is core idea. Every idea around human which says ki we are loving, caring is nothing but function of language, and in that context only sarcastically he said so called truth is function of language. I hope you are able to link this, political science students. सीएजी से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें पहला और चौथा स्टेटमेंट गलत है जो हमने सैटरडे को दिया था। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में गलत हो गया बिकॉज ऑफ सेचिल्स। डंपिंग से रिलेटेड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड एनपीसीआई again both statements are correct. Albendazole is not for viral infections, but second statement is correct, so the correct answer would be 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.